चलिए तो फिर थोड़ा और आगे लेके चलते हैं आपको, सेशन शेयर करने में आप लगे रहिए। जनाब बात यह है कि इंडिया में इन दिनों गजब का माहौल बना हुआ है। कल की बात अगर बताएं तो कल शाम को अगर आप चाहें तो हमारा एक लिंक हो जाएगा वीडियो इसी कमेंट बॉक्स में, आप देख सकते हैं। हमने कल 21 जनवरी 2022 को आपको एक न्यूज़ पढ़ाई जिसके अंदर बताया कि अब अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर नहीं जलेगी। तो कहां जलेगी? तो हमने आपको बताया नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी। अब वहां से आगे आज आपको लेकर चलते हैं। कल इंडिया गेट तक हमने इंडिया गेट की चर्चा कर ली, नेशनल वॉर मेमोरियल की चर्चा कर ली। अब उन दोनों के बीच में एक छतरी जैसी जगह बनी हुई है, एक मंच बना हुआ है, एक पोडियम बना हुआ है, जहां पर आने वाले कल यानी कि टुमारो की बात कर रहे हैं, यानी 23 जनवरी की बात कर रहे हैं, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती की बात कर रहे हैं, जिस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? तो साथियों यह है दिल्ली की बात। दिल्ली की बात, तो चलिए दिल्ली चलते हैं और दिल्ली चलो के नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने आज भारत के अंदर सबसे प्रचलित जो नारा है, जब मैं ऑफिस जाता हूं तो मेरे जो सहकर्मी हैं वो मुझे जय हिंद कह के ही सैल्यूट करते हैं। तो साथियों जो जय हिंद शब्द है, असल में उसका जो सबसे पहला प्रतिपादक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। मेरे प्यारे साथियों, आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने सबसे पसंदीदा एक शब्द का जो मतलब एक नारा दिया या फिर एक मतलब जबरदस्त जो हिंदुस्तानियों के गर्व का शब्द दिया, दैट इज जय हिंद। उनकी कल 125वीं जन्म शताब्दी है। मेरे प्यारे साथियों 125वां जन्म वर्ष है उनका, और उस अवसर पर दिल्ली के अंदर एक जगह पर उनकी प्रतिमा लगाई जानी है। लेकिन यह प्रतिमा खास है। खास इसलिए है कि फिलहाल के लिए होलोग्राफिक रूप में लगाई जा रही है। होलोग्राफिक बोले तो होलोग्राम के रूप में लगाई जा रही है। जय हिंद कहे जाने वाले और दिल्ली चलो का नारा देने वाले, आपने अक्सर बहुत सारे राजनीतिक आंदोलनों में लिखा देखा होगा दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। जिन महात्मा गांधी को आप फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, उनको भी फादर ऑफ नेशन कहने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो आइए आज इनके बारे में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन क्यों ये सुर्खियों में है तो उसके बारे में आपको बताते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्रांड स्टैच्यू जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। कहां पर? 23 तारीख को दिल्ली के अंदर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जगह जो आपको दिख रही है, ऐसा होने जा रहा है 125वीं जन्म शताब्दी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर दिल्ली के अंदर। तो मैं आपको इस जगह को दिखाता हूं पहले, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यदि आपने थोड़ा सा भी समय बिताया है तो कल का हमारा एक वीडियो देखिएगा, उसमें हमने इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति दोनों के बारे में चर्चा की है। अब आप इसे देखें। मेरे प्यारे साथियों, ये आपको एक जगह दिखाई दे रही है, राजपथ। गणतंत्र दिवस की परेड 26 जनवरी के दिन सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। इसी 26 जनवरी पर इसी राजपथ में जो सबसे पहले पुष्प चक्र अर्पित किए जाते हैं माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के द्वारा, वो किए जाते हैं इंडिया गेट पर। कल के सेशन में मैंने इंडिया गेट के बारे में विस्तार से बताया कि यहां पर जो भारत के जवान 1971 के युद्ध में शहीद हुए, इससे पहले अंग्रेजों के काल में लड़े गए विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए, उनकी याद में अमर जवान ज्योति जलती है। कल 21 जनवरी को इस अमर जवान ज्योति को यहां से 400 मीटर दूरी पर ले जाकर के नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर जला दिया गया। यानी कि अब यह ज्योति यहां से निकल करके नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी, जहां पर भी अमर जवान ज्योति ही कहलाएगी। ऐसी स्थिति में जब आपने यह घटना कल सुन ली थी तो आप इस प्रकार से देखिए, यह रहा राजपथ, आप राजपथ से चल दिए, यह रहा राजपथ, अमर जवान ज्योति आपके सामने है। अमर जवान ज्योति के अंदर आपने ये इंडिया गेट देख लिया। आप इंडिया गेट से आगे निकलते हैं और यहां पर पहुंचते हैं तो जो आपको पहला चौराहा यहां पर दिखाई पड़ता है, यह रहा आपका वो चौराहा जो कि अमर जवान ज्योति या इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल के बीच में है। ये वाली जगह आपको आज पढ़नी है। तो देखिए, कल के सेशन में मैंने ये दो जानकारियां पढ़ाई थी, आज के सेशन में आपको ये वाली जगह पढ़ा रहा हूं। इस जगह पर मेरे प्यारे साथियों सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जानी है। आप पूछेंगे तो यह जगह पहले से बनी हुई थी क्या?
बिल्कुल पहले से बनी हुई थी जनाब। यह प्रतिमा यहां पर लगाई जानी है। यह इस प्रकार से दिखने वाली संरचना है। इसके अंदर ये जो छाती जैसी संरचना आपको दिख रही है, छतरी जैसी, यहां पर यह लगाई जानी है। आप पूछेंगे कि सर एक बात बताएं कि ये जो आप प्रतिमा की बात यहां पर कर रहे हैं, जो ऐसी बनने वाली है भविष्य में, ये ऐसी चमचमाती हुई दिख क्यों रही है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये चमचमाती हुई इसलिए दिख रही है क्योंकि यह 3D इमेज है। 3D इमेज है का मतलब यह हुआ इसे होलोग्राम के रूप में बनाया गया है। कई बार आपने किताबों को देखा होगा, आपकी किताबों के ऊपर एक 3D इमेज का होलोग्राम लगा हुआ आता है। जब आप उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है उभरा हुआ सा है, फूला सा है, उठा हुआ सा दिखाई देता है। यहां पर लेजर लाइट्स के माध्यम से होलोग्राफिक इमेज बनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और जब यहां पर वास्तव में प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी तो इसे यहां पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो एक प्रकार से यह समझिए कि इस जगह पर इनकी प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। अब आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, यह जगह पहले से थी क्या? हमने कहा हाँ बिल्कुल थी। तो फिर पहले क्या था? आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सबसे पहले जो अंग्रेजों के राजा हुआ करते थे, जिनका नाम है किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा यहां पर लगी हुई थी। किंग जॉर्ज पंचम की जो प्रतिमा लगी हुई थी, जो अंग्रेजों के राजा हुआ करते थे, उनकी प्रतिमा यहां लगी हुई थी। उस प्रतिमा को 1968 में यहां से हटा दिया गया और 1968 में हटा करके इस प्रतिमा को यहां से निकाल करके कोरोनेशन गार्डन है भारत के अंदर दिल्ली में, वहां पर भेज दिया गया। 1968 से यह मंच खाली है और इस खाली मंच के असली हकदार किंग जॉर्ज पंचम नहीं, अपितु भारतीय आजादी के नायक, आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस हैं। मेरे प्यारे साथियों, सुभाष चंद्र बोस जी की जो होलोग्राफिक इमेज है वो कल यानी कि 23 जनवरी को, अगर 23 जनवरी को ही हमारा ये सेशन लाइव हुआ तो इसको हम बोलेंगे कि आज 23 जनवरी को ये यहां पर लगा दी जाएगी। तो ये बहुत खास होने वाली है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए हो कि कहां पर क्या कार्य होने जा रहा है। और साथियों, इस वजह से इस बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है वो ये है कि सुभाष चंद्र बोस जी के जो परिवारजन हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को इस बारे में धन्यवाद बोला है कि आप इस कार्य को करने वाले हैं। तो देखिए, आप यहां पर इस जगह को इस तरह से देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, विशेष रूप से आपको तो यह जानना इसलिए भी जरूरी है साथियों, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उस स्थान पर लगाई जा रही है जहां अंग्रेजों ने अपने राजा किंग जॉर्ज 5 की प्रतिमा लगाई थी 1938 में। इसलिए आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जब अंग्रेजों के सबसे महान राजा की तस्वीर या फोटो वहां लगाई गई या फिर जो प्रतिमा लगाई गई, आज उस जगह को खाली छोड़ रखा था और उसके असली हकदार सुभाष चंद्र बोस जो है आज वहां पर आने वाले हैं, तो निश्चित ही देश के लिए यह गौरव का क्षण होगा। और 1968 से लेकर अभी तक यह जगह खाली है। तो आपके मन में इस प्रतिमा को फिलहाल 23 जनवरी को देखने का जो आपका अवसर है वो पूरा हो जाएगा। कल यानी कि 23 जनवरी के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राफिक इमेज यहां पर स्थापित कर दी जाएगी। अब सवाल बनता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश की आजादी में योगदान को हम कैसे याद कर सकते हैं, वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूं। प्रधानमंत्री के द्वारा यानी देश की सरकार के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में एक पुरस्कार दिया जाता है साथियों, हर वर्ष दिया जाता है और उसे आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट पुरस्कार के रूप में उसे जाना जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट पुरस्कार 2019, 2020, 2021 और 2022 के आपदा प्रबंधन के पुरस्कार इस अवसर पर दिए जाएंगे। और इन आपदा प्रबंधन के पुरस्कारों में यानी कि डिजास्टर जब देश में आए तो उस समय पर प्रबंधन के दौरान किस किस ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। और उस अवसर पर यह संस्थागत रूप से भी दिया जाता है, यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ग्रुप है, कोई संगठन है, उसने अगर आपदा प्रबंधन में मदद की हो तो उसे भी पुरस्कार दिया जा सकता है, या व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया जा सकता है। अगर किसी संस्था को पुरस्कार दिया जाता है तो 50 लाख रुपए, 51 लाख रुपए का कैश प्राइज यहां पर नेताजी की जन्म दिवस पर दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर यह पुरस्कार प्राप्त हो तो इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर यह पुरस्कार 5 लाख रुपए का दिया जाता है। तो ये दो तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए।
उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हो, क्लियर है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो अपने आप में किस चीज के लिए जाने जाते हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। साथियों, तबीयत की नासाजी के कारण आज चाय का सिलसिला जो है वो क्लास के बीच में लगातार जारी है। अभी दूसरी चाय भी आ चुकी है क्लास के बीच में पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना, क्योंकि गला एकदम ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है कि बस ले रहा हूं आपकी क्लास जैसे तैसे करके। कोशिश की जा रही है कि आपको बेहतरीन तरीके से अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जा सके और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस मेहनत का सम्मान करें और सम्मान के नाम पर अपने सभी मित्रों से इन चीजों को शेयर करें। जितना ज्यादा आप साथियों से शेयर करेंगे हमारी ऊर्जा उतनी बढ़ जाती है ना। तो वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना रखें। अब मैं आपको नेताजी का इतिहास बताता हूं जो कि आपके अंदर रगों में एकदम देश के प्रति जो है ना जज्बा को भर देगा। आइए थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब बात की जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, हल्के में मत लीजिएगा। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजों के घर में जाकर के आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई किया। और तो और एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं, उस समय इसको इंपीरियल सर्विसेज में काउंट किया जाता था, आईसीएस के एग्जाम में काउंट किया जाता था। एग्जाम क्वालिफाई किया और क्वालिफाई करने के बाद वहीं पर नौकरी रिजाइन करके चले आए कि बेटा ये तो तुमको बताने के लिए था कि हम कितने तोड़ू हैं। हमने एग्जाम पास कर लिया है और पास करके अब हम अपने देश जा रहे हैं। हम केवल ये बताने वाले थे कि हम छोड़ के जा रहे हैं और अब देश के अंदर कुछ और करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि आजादी से पहले, स्वतंत्र भारत से पहले जो सेना स्वतंत्र रूप से बनाने वाले व्यक्ति थे, देखिए हम आजाद हुए साथियों तो हमें जो सेना मिली वो अंग्रेजों के पास हुआ करती थी, वो सेना है। यानी कि एक प्रकार से ये समझिए कि हमारी सेनाएं भारत और पाकिस्तान के बीच में बांट दी गई थी। ये ब्रिटिश सेनाएं हुआ करती थी, इसलिए सारा डेकोरम व्यवस्था आप वैसी की वैसी देखते हैं। लेकिन इस ब्रिटिश फोर्सेस से पहले भी एक इंडिपेंडेंट रूप से फोर्स बनाने वाले जो व्यक्ति थे ना, वो सुभाष चंद्र बोस थे। यानी आप इस प्रकार से मतलब इसको समझने का प्रयास करें कि जिन आजाद हिंद फौज की आप बात करते हैं, असल में वो सेना थी जो ब्रिटिशर्स के बिना बनी थी। क्योंकि आज जिस हम सेना को भारत के अंदर बहुत गौरव से सम्मानित करते हैं, वो ब्रिटिशर्स के काल से चली आ रही सेना है ना। वो हमारे ही देश की सेना थी, लेकिन उस पर ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन एक ब्रिटिश हुकूमत के बिना भी एक सेना बनी थी, दैट इज आजाद हिंद फौज, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत से पूर्व भी एक स्वतंत्र सेना थी जिसके बारे में आप जिसके नायक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि नेताजी को नेताजी की जो उपाधि है, एक बहुत ही शानदार फिल्म है, मैंने उनके ऊपर देखी है, आप भी देखिएगा, मैं नाम भूल गया हूं, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कुछ याद आ रही है वो फिल्म जिसमें कि वो हिटलर से मिलने जाते हैं और एक बहुत ही शानदार फिल्म के अंदर वाकया है, बोस के नाम से ही फिल्म है, अगर कहीं गूगल पर मिल जाए तो जरूर देखें, जिसका एक इंसिडेंट बहुत शानदार है कि जब ये हिटलर से मिलने जाते हैं नेताजी, क्योंकि नेताजी को लगता ये है ना कि देश के अंदर अंग्रेजों ने हमारे को गुलाम बना के रखा हुआ है, अपना उपनिवेश बना के रखा हुआ है। एक फिल्म का मैं दृष्टांत आपसे शेयर करता हूं जिसके अंतर्गत शायद राजकुमार राव ने एक्टिंग करी है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि नेताजी जो है वो एक बार जाकर के अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानते थे, ये तो सबको पता है। अच्छा, आप ये मत समझिएगा कि वो कांग्रेस के साथ थे या नहीं थे, मैं कांग्रेस के बारे में ही बताता हूं। कांग्रेस के वो 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और एक बार गांधी जी के कारण उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ी, वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानिए ताकि आपके अंदर और गूज़बम्प्स बढ़ेंगे। तो नेताजी के बारे में कहते हैं कि भारत जब देश की आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था तो उस समय नेताजी को लगता था कि यार अंग्रेजों के कारण हम गुलाम हैं, तो अंग्रेज और अंग्रेजों के दोस्तों से हमको मदद लेनी नहीं है। उनका सिंपल सा सिद्धांत था कि सेकंड विश्व युद्ध के दौरान जो 39 से लेकर 44 के बीच में चल रहा है, अंग्रेज कमजोर स्थिति में है। जब अंग्रेज कमजोर स्थिति में है तो अंग्रेजों के जो दुश्मन है उनकी मदद से भारत को आजाद क्यों ना करा लिया जाए। और सोचने में वैसे गुस्ताखी तो नहीं है, ये भी एक विचार तो हो ही सकता है ना, देश जब इतना बड़ा है तो विचार एक ही क्यों हो, कई और भी विचार हो सकते हैं। तो नेताजी का विचार यह था कि देखो, अंग्रेजों के साथ में रहते हुए 1914 से 1918 के बीच में जिन अंग्रेजों के, आपने अगर थोड़ा सा मुझे ध्यान से सुना तो मैंने आपको इंडिया गेट का इतिहास क्या बताया, मैंने इंडिया गेट का इतिहास बताया कि इंडिया गेट में उन शहीदों की भी बारे में चर्चा की गई है या उन शहीदों को याद किया गया है जो 1914 से लेकर 1918 के बीच में स्वतंत्र के बीच में जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की तरफ से जो भारतीय सैनिक लड़े थे। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि हम अंग्रेजों के समर्थक थे। अरे भाई, हम तो गुलाम थे, फिर हम समर्थक कैसे हो सकते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, हम समर्थक थे कि गुलाम थे? पहले यह समझिए, अंग्रेज हमारे ही लोगों को ले जा रहे हैं विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। हमारे ही लोग जाकर के
अंग्रेजों की तरफ से गोली चला रहे हैं। जीतने वाला कौन कहला रहा है? अंग्रेज जीत गए विश्व युद्ध। अरे वास्तविकता में तो जान भारतीय लोगों ने दी ना। भारत तो उसमें कहीं नाम नहीं पाया कि भारत विजित राष्ट्र में है। अगर ऐसा है तो भारत को बिठाओ यूएन नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। आपने ऐसा भी नहीं किया। यानी कि मारने के लिए तो हम लोग हैं कि भाई ले जाओ, तो इससे ज्यादा गुलामी हमारी क्या हो सकती है। फिर सम्मान के नाम पर आप कहते हो कि हमने इंडिया गेट बनवा दिया आपके लिए, देखिए आपको याद करते हैं हम। तो नेताजी इस चीज से, देखिए अलग अलग मत हो सकते हैं, मैं नेताजी का मत आपके सामने रख रहा हूं। तो नेताजी ने कहा यह बेवकूफी है, आप हम जिसके खिलाफ हैं उसके पक्ष में सेना कैसे भेज सकते हैं? भाई आप मुझसे अगर नाराज हो तो आप कल को मेरे ऊपर आपदा पड़ जाए या मेरे दुश्मन हो तो आप मेरी आपदा में अपनी सेना थोड़ी भेज देंगे कि जाओ सर के समर्थन में लड़ो। तो नेताजी इस बात से एकदम खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो मौका है, जब अंग्रेज संकट में है तो संकट का लाभ उठाया जाए। और संकट के लाभ के अंदर हमको अंग्रेजों के अपोजिशन में खड़ा हुआ जो ग्रुप है, किसका ग्रुप खड़ा था? हिटलर का खड़ा था, मुसोलिनी का खड़ा था और जापान का खड़ा था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के जो 44 के बीच में लड़ा जा रहा था, उसके अंदर जो अपोजिशन के नेता थे, एक तरफ हिटलर, एक तरफ मुसोलिनी और एक तरफ जापान, इन तीनों के साथ मिला जाए और उनसे कहा जाए कि इंडिया आप चलो, इंडिया में हम आपकी सहायता करेंगे, मैं कांग्रेस का नेता होने के नाते आपको बुलाने आया हूं, आप चलिए मेरे साथ और वहां चल के अंग्रेजों को भगाइए। अब इस बात को लेकर के आपके मन में एक वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, थोड़ा देर रुकिए। फिलहाल के लिए बोस साहब का मत जान लीजिए। इस काम को करने के लिए उन्होंने क्या किया? इस काम को करने के लिए, चूंकि विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस काम को करने के लिए वो उन सभी मोर्चों पर पहुंचे जहां पर अंग्रेजों की तरफ से भारतीय सैनिक लड़ रहे थे और सामने की तरफ से जापान, जर्मनी और इटली के सैनिक लड़ रहे थे। तो नेताजी सब जगह पहुंचते हैं, वहां पर प्रेजेंट भारतीय सैनिकों को समझाते हैं कि देखो, आप अपनी जान किसके लिए दे रहे हो? भारत के लिए दे रहे हो। आप अगर ब्रिटिशर्स को जीतने के लिए मजबूर भी कर देते हो कि ब्रिटिशर्स मान लीजिए एक बार जीत गए, तो आपको जीतने पर मिलेगा क्या? आपको मिलेगा गुलामी। गुलामी किसकी? ब्रिटिशर्स की गुलामी। आपको ब्रिटिशर्स अपने गुलाम ही तो रखने वाले हैं, भविष्य में भी गुलाम रहोगे। ऐसी गुलामी से अच्छी है आजादी। आजादी के लिए हम क्या करें? हम केवल बगावत कर दें आज अंग्रेजों के साथ में, और बगावत करके हम लोग इन तीनों देशों की सेनाओं के साथ मिलकर के अंग्रेजों पर वॉर कर देते हैं। अंग्रेज यहां से भाग जाएंगे और हमें ये तीनों देश मिलकर के स्वतंत्र भारत दे जाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा था। और अंग्रेजों को भगाने के लिए इसी कारण से जापान का सहयोग मांगा। किन्होंने? तो अब देखिए, हां, मैं जो पिक्चर का दृश्य बता रहा था वो भी सुन लीजिए। इस काम के लिए नेताजी अफगानिस्तान के रास्ते होते होते ऊपर ही ऊपर से, जहां से अंग्रेजों का कोई वास्ता नहीं, कुछ नहीं, घूमते घुमाते जर्मनी तक पहुंचे थे। तो जर्मनी जब पहुंचे तो हिटलर से मिले। हिटलर ने सोचा कि इनको जांचू तो सही कि ये वाकई में कोई बहुत समझदार आदमी है कि बस ऐसे ही कोई नेता है उठ करके चला आया है। तो साहब, हिटलर जो है बहुत चालाक आदमियों में से कंसीडर किया जाता था। कहते हैं कि हिटलर ने नेताजी के सामने अपना एक डमी, बिल्कुल हिटलर जैसा दिखने वाला व्यक्ति जो है वो भेजा, देखने के लिए कि नेताजी के दिमाग में हिटलर का खौफ है या नहीं है, या हिटलर का सम्मान है या नहीं है। उस दृश्य को देखिएगा, मैं भूल गया हूं। तो ऐसी स्थिति में तो जब वो व्यक्ति वहां से गुजरता है तो नेताजी उसको देख करके खड़े नहीं होते, और अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे हुए हैं। जर्मनी की बात है। और असली हिटलर इस दृश्य को देख रहा था कि मेरे जैसा दिखने वाला हूबहू एक व्यक्ति इसके सामने से निकला, लेकिन ये बंदा है कि खड़ा होने का नाम नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं साहब। थोड़ी देर बाद हिटलर खुद आता है। हिटलर खुद आता है तो नेताजी खड़े हो जाते हैं और सम्मान में उनको आदाब भी करते हैं। तो अब साहब, असली हिटलर से रहा नहीं गया। उन्होंने उनसे पूछा कि यार एक बात बताओ सुभाष चंद्र जी, आपको पता कैसे चला कि असली हिटलर कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि असली हिटलर को ना अपनी इज्जत की इतना भी कॉन्शियस नहीं होगा कि वो पलट के देखे कि ये मेरे लिए रिएक्ट क्या कर रहा है। बोले मैंने उसको देख लिया था कि जो आपका नकली आया था ना, वो ये देख रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करता हूं। बोले अच्छा। तो उससे प्रभावित होकर के कहते हैं कि असली हिटलर ने नेताजी को नेताजी की उपाधि दी। असल में जिनको हम नेताजी आज बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नाम तो सुभाष चंद्र बोस है ना, तो नेताजी जो शब्द है कहते हैं ये हिटलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो किंवदंतियों के रूप में आज भी विराजमान है। तो अब एक बड़ा सवाल बना कि पर नेताजी का हुआ क्या साहब? नेताजी कितने कारगर हुए? तो नेताजी कारगर हुए और इस तरफ से कहते हैं
कि जापानियों को लेते हुए चले आए। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, आप उससे भी थोड़ा मोटिवेशन ले सकते हैं। आप देखें साथियों कि देश के अंदर नेताजी को सम्मान मिले ना मिले, अरे यार वो फोटो जो है हमने हटा दी है, यहां से कहीं मिस हो गई है। मेरे प्यारे साथियों, जापान में बकायदा नेताजी का स्टैचू लगा हुआ है। जापान के लोग इन्हें आज भी बहुत मानते हैं, ठीक है ना। तो मतलब वो अलग स्लाइड में चला गया है, किसी कारणवश मेरे से मिस हो गया है वो। तो नेताजी का स्टैचू बकायदा जापान में लगा हुआ है, और भारत में आप देखेंगे तो नेताजी के स्टैचू बहुत कम जगह पर आपको मिलते हैं। कई जानकार तो ये तक कहते हुए पाए जाएंगे। मैं एक बार NSA अजीत डोभाल जी का एक सेशन सुन रहा था, और आप गूगल करिएगा मिल जाएगा, जिसमें डोभाल साहब कहते हैं कि अंग्रेज भारत छोड़ के भागे, इसके पीछे भारत छोड़ो आंदोलन का जितना योगदान था उससे भी कम नहीं आंका जा सकता आजाद हिंद फौज का गठन हो जाना। क्यों? क्योंकि आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के दिमाग में डर बिठा दिया था, क्योंकि अंग्रेज बहुत डरते थे अगर सेना विद्रोह कर जाए। इसलिए आपको पता होगा कि रॉयल इंडियन नेवी ने जब म्यूटिनी की थी तो अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी। RIN की म्यूटिनी जो मुंबई के अंदर हुई थी, जिसमें नेवी ने कह दिया था कि अंग्रेजों की विरासत हम नहीं मानेंगे। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को जो बहुत ज्यादा डर था, क्योंकि अंग्रेज शासन देश पर करते थे अपनी सेना के माध्यम से, एक डेकोरम बना करके शासन करते थे। तो उन्हें डर था कि अगर नेताजी के नेतृत्व में कहीं से भी वो चली आई, आजाद हिंद फौज चली आई, तो फिर हम संभाल नहीं पाएंगे इंडिया को। और ऐसी स्थिति में उन्होंने जल्दबाजी करते हुए आजादी का फैसला सुनाया। ये मत है इतिहासकारों के। कुछ लोगों का कहना है कि गांधी जी ने जो है वो, अच्छा गांधी जी वाला वाकया भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इतिहास में बहुत सारी जानकारियां मैंने आपको यहां पर लिख के दे दी हैं, जो आपको मेरी क्लास पूरी होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। जैसे नेताजी के जीवन से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, निर्वाचित अध्यक्ष रहे। 2 बार के निर्वाचित अध्यक्ष में एक बार का सेशन है हरिपुर वाला और एक बार का सेशन है त्रिपुरी वाला। तो जो हरिपुर वाला सेशन है ना, 1938 वाला जो सेशन है, 1938 वाला जो सेशन है, इसमें तो ये सर्वसम्मति से, मतलब कि निर्वाचन के माध्यम से चुन लिए गए थे। लेकिन जो 1939 का सेशन था, उस समय गांधी जी इनके जीतने के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी ने अपना बंदा खड़ा कर दिया चुनावों में, कांग्रेस के इलेक्शंस में। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में बहुत से लोग थे। सुभाष चंद्र बोस उस चुनाव को भी जीत गए। जैसे आज भी कांग्रेस के जो इलेक्शन होते हैं ना, कांग्रेस के अपने अंदर अध्यक्ष के चुनाव जो होते हैं, तो उसमें बोस साहब जो है ये चुनाव जीत गए, और चुनाव जीत करके त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी करने लग गए। पर उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि गांधी जी ने मेरे ही खिलाफ कोई बंदा क्यों खड़ा किया। आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ये बहुत सारे मतों पर सहमत नहीं हुआ करते थे, ना तो गांधी जी से, ना ही नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी से। तो उनका उदाहरण मैं आपके सामने बता रहा हूं। जैसे गांधी जी इस बात के बिल्कुल समर्थक नहीं थे कि अंग्रेजों के दुश्मनों का हम साथ लें, यानी कि हम जापान का, इटली का और जर्मनी का साथ लेकर देश में आजादी पाएं। क्योंकि गांधी जी कहा करते थे, अब गांधी जी का मत भी जान लेना यहां जरूरी है। उनका कहना था कि भाई अगर हमने अंग्रेजों को यहां से भगाया और किसी और के समर्थन से आजादी प्राप्त कर भी ली, तो उस आजादी में फिर से हमें एक गुलामी ही मिलेगी, और वो गुलामी और भी गंदी वाली गुलामी होगी। क्यों? क्योंकि जिनके समर्थन से आप जीतने की बात कर रहे हो, वो लोग कौन है? वो लोग हैं मेरे प्यारे साथियों, जर्मनी के लोग, जो कि नाजीवाद के लिए जाने जाते हैं, फांसीवाद के लिए जाने जाने वाला मुसोलिनी, बोले ये लोग हैं। तो ये तो मतलब लोकतंत्र की आवाज ही दबा डालेंगे। ऐसी स्थिति में इनके समर्थन में, और आपको मालूम होना चाहिए साथियों, विश्व युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब ये जर्मनी, ये जापान जब हारा था, उससे पहले वाला जो जापान था वो बहुत ही ज्यादा विभत्स जापान था। विभत्स जापान का मतलब आज जो जापान आप देखते हैं, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान का सबसे ज्यादा देशों में वेलकम होता है, दुनिया के अधिकतम देश बिना वीजा के भी जापानी लोगों को बुला लेते हैं। 1945 तक जापान इतना गंदा देशों में से एक कंसीडर किया जाता था। इनको कहते हैं कि दया और रहमो करम जैसी चीजें ही नहीं हुआ करती थी। ये जिस देश में जाते वहां लूटपाट मचाना, वहां की महिलाओं से बलात्कार करना, वहां पर स्लम्स बना देना, ये सारे की सारे कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, ये सब हांगकांग, जापान, कई हिस्सा चीन का बड़ा हिस्सा, ये सब कब्जे में थे जापान के, और यहां पर बड़ा ही तरीके से बेरहमी किया हुआ था इन्होंने, ठीक है ना। तो कहने का मुद्दा यह था कि जापान के लेकर के भी देश में इमेज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि डर यह था कि जापान अगर जीतता हुआ म्यांमार तक तो आ ही गया था, और अगर ऐसी
स्थिति में, बर्मा तक तो आ ही गया था, और अगर इंडिया और आ गया तो इंडिया आकर के देश में ये वापस से अंग्रेजों को भगाने के नाम पर अंग्रेजों के समर्थकों के साथ में बहुत बुरा कर देगा। उधर से जर्मनी का समर्थन भी यहां मिल गया, तो एक स्थिति क्रिएट हो जाएगी। गांधी जी इस चीज से बचे रहना चाहते थे और वो अपने तरीकों पर विश्वास रखते थे, सत्य अहिंसा के ऊपर विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अहिंसात्मक आंदोलनों से ही हम अंग्रेजों को भगा देंगे। मैं कुछ बातें बता रहा था और जो बातें बीच में अधूरी रह गई थी। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भी बोस साहब ने कांग्रेस की अध्यक्षता जीत ली थी, लेकिन गांधी जी ने जो है वो अपना बंदा यहां पर इलेक्शन में खड़ा कर दिया और ऐसी स्थिति में बोस साहब को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने खुद ने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं जीत तो गया हूं, लेकिन गांधी जी आपका सम्मान करता हूं इसलिए इस पद को छोड़ करके जा रहा हूं। और ऐसा करते हुए उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही अपने समर्थक लोगों का एक धड़ा अलग से बना लिया, जिसे आप ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं, है ना। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक प्रकार से समझिए कांग्रेस के अंदर ही नेताजी के समर्थक लोगों का धड़ा था, लेकिन गांधी जी को यह चीज पसंद नहीं थी। मैं आपको यह बात इसलिए बार बार दोहराना चाहता हूं, यही कारण है कि गांधी जी हमेशा नेहरू जी को आगे किया करते थे। अच्छा, एक बात और मैं यहां पे बता देता हूं, नेहरू जी के पिताजी हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू ने वंस अपॉन ए टाइम भारत को डोमिनियन बनाए रखने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसके खिलाफ खड़े हो गए थे। कौन खड़े हो गए थे? खुद आपके बोस साहब जो हैं ये खड़े हो गए थे और इन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके समर्थन में नहीं हूं। यानी कि मोतीलाल नेहरू के अपोजिशन में खड़े होने वाले जो व्यक्ति थे ना, तो वो कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, वो आपके क्या कहते हैं इनको, अपने सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने कहा कि नहीं यार, मैं आपके मुद्दों से सहमत नहीं हो सकता। भारत अगर बने तो पूर्ण स्वराज प्राप्त देश बने, डोमिनियन स्टेटस प्राप्त ना करे, क्योंकि इनका कंसेप्ट सिंपल था कि भाई अगर आपको देश को आजाद करना है तो डोमिनियन स्टेटस क्यों लेना। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि देश के अंदर जो है वो शासन जो है वो अंग्रेज मतलब हमारा हो, लेकिन हमारे यहां पर राष्ट्रपति ना बैठ करके ब्रिटिशर्स जिस प्रकार से काम करते हैं वैसे ही काम चलता रहे। यानी जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज राष्ट्रपति ना होकर के वहां पर कोई और मतलब जापान का वो ब्रिटिशर्स महारानी का ही कोई प्रतिनिधि बैठा होता है, बिल्कुल कुछ वैसा ही यहां पर किया जाए। तो एक प्रकार से जो आपके ये सुभाष चंद्र बोस साहब थे, ये कई विचारों के अंदर स्वराज की पूर्ण प्राप्ति पर विश्वास किया करते थे। इनके जो स्पिरिचुअल गुरु या पॉलिटिकल मेंटर जिनको कहा जाता है, स्पिरिचुअल गुरु तो इन्होंने अपने आप के विवेकानंद जी को माना हुआ था। तो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद से ही प्रेरित होकर के सुभाष चंद्र बोस के अंदर युवाओं को प्रेरणा देने का संचार हुआ था। वहीं पर राजनीतिक गुरु जो थे इनके, उनका नाम सीआर दास था। यह आप याद रखिएगा, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। चितरंजन दास, इनको इनका पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है, और इनका जो आध्यात्मिक गुरु है वो विवेकानंद साहब को कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ साथियों इन्होंने अपने द्वारा एक मतलब वो कार्य भी, एडिटोरियल काम भी किया था, और एक फॉरवर्ड नाम से इन्होंने पेपर था, न्यूज़पेपर था, उसका एडिटरशिप का कार्य भी किया था। ये प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस भी रहे थे और सेक्रेटरी ऑफ बंगाल स्टेट कांग्रेस भी रहे थे। तो बहुत सारी बातें हैं, ये तमाम बातें मैं आप लोगों को यहां पर लिख करके अवश्य दे रहा हूं। आप इन्हें क्लास पूरी होने के बाद में आप हमारे टेलीग्राम से इन्हें पढ़ सकते हैं, आपको ये सारी जानकारियां वहां पर लिख करके प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इस पूरी जानकारी को बेहतरीन तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। कुछ भी चीज को आप अब कंक्लूड करके निकालें, उससे पहले यह जान लें कि नेताजी जो है इन्होंने 6 जुलाई 1944 को रेडियो से अनाउंस करते हुए महात्मा गांधी को ही फादर ऑफ नेशन की उपाधि दी थी। आप इस चीज को याद रखें। आज जिनको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित करते हैं, असल में यह उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दी गई थी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो महात्मा की उपाधि है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किन्होंने दी थी। जैसे ये शब्द याद रखने के होते हैं, महात्मा की उपाधि कहां मिली, ऐसे ही जो सरदार पटेल है उनको सरदार की उपाधि कहां से मिली, नेताजी को मतलब नेताजी शब्द कहां से मिला। ये शब्द ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है साथियों ये, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि मैंने अधिकांश पहलुओं को टच कर लिया है, लेकिन एक साथ में सारी बातें बता पाना एक क्लास के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये सारा कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। ये सारी जानकारियां नेताजी के संबंध में यहां पर दी हुई हैं, आप इन्हें जरूर पढ़ें, ठीक है ना। हाँ जी, उम्मीद है कि आप सभी साथीगण जो हैं इस सेशन को शेयर करने में भी कंजूसी नहीं कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है, पर मुझे देख करके लग नहीं रहा है कि आप सेशन शेयर कर रहे हैं।
कोई बात नहीं साहब, मर्जी आपकी है, हम आपके हाथ तो पकड़ नहीं सकते। 29 जनवरी को आपका एक टेस्ट है जिसमें जीतने वाले को एसएससी कैटेगरी के अंदर 5,000 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। अनअकैडमी पर आपके लिए यूपीएससी में ऑफर चल रहे हैं। आपको 18 महीने का ऑफर यूपीएससी के अंदर 63,000 रुपए में दिया जा रहा है। अब इस पे से वो जो 3 मंथ का एडिशनल ऑफर था वो हटा दिया गया है, ठीक है ना। 3 महीने का जो एक्स्ट्रा ऑफर दिया जा रहा था वो हटा दिया गया है। आप अंकित 10 रेफरल कोड यूज करके एडिशनल 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 23 जनवरी को आपका यूपीएससी सेक्शन के अंदर एक कॉम्बैट है जिसमें जीतने वाले को आईपैड मिनी, मैकबुक और ये सब चीजें मिल सकती हैं। दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में ये टेस्ट होता है। 11 बजे ये टेस्ट होगा जिसमें 56 क्वेश्चन 60 मिनट में पूछे जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। इसके लिए आप अनअकैडमी पर जाकर अभी से अपने आप को एनरोल कर लीजिए। अंकित 10 रेफरल कोड है, उसे लगाकर एनरोल कर लीजिए। यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी अवेलेबल है जिसमें कि आपको पर्सनल मेंटर मिलता है। इसके अलावा लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। लोन फैसिलिटी के अंतर्गत आपको 0% इंटरेस्ट रेट के साथ बिना प्रोसेसिंग फीस के आपको लोन मिल जाता है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 46,000 में अवेलेबल है। बात की जाए एसएससी कैटेगरी के अंदर, तो एसएससी कैटेगरी के अंदर मेरा कोर्स चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता बैच के नाम से सीजीएल और सीएचएसएल के लिए चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी में दोपहर 12 बजे संडे को टेस्ट है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें वर्थ रुपीज ऑफ 1 CR प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन एसएससी कैटेगरी में मात्र 7800 रुपीज में है, जिसे आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।